हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पेपर आईसीएसई 10th 2025 यानी कि पिछले साल का हम लोग केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते। ठीक, सबसे पहले हमारे पास बात आती है सेक्शन ए, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हमारे एमसीक्यूज है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच गैस डीकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। कौन सी गैस हमारे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन यानी KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देती है। तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हम लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारे KMnO4 सॉल्यूशन को क्या कर देती है, डीकलराइज कर देती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं कौन से फॉर्म के, हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n प्लस 2, है ना, CnH2n+2, राइट। तो CnH2n+2 हमारे सैचुरेटेड होते हैं। तो अब चेक कर लो C4H8, तो 4 का डबल होता है 8, तो ये तो सैचुरेटेड नहीं है। 5 और 12, अच्छा C5H12, तो 5 का डबल होता है 10 और +2, है ना। तो 5 का डबल होता है 10 और +2, तो हमारा C5H12 क्या हो जाएगा, C5H12 भी हमारा क्या आ रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो C5H12 इज आवर फाइनल आंसर इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है द मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। अच्छा, तो कॉपर जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कॉपर 2+ एंड Cu1+। ठीक है, Na जो होता है वो सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, Na+, Al3+ ही शो करता है, K सिर्फ K+ ही शो करता है। तो हम लोग को बेसिकली इजी किसको होता है, किसको रिड्यूस करा सकते हैं हम, 2+ को 1+ में रिड्यूस करा सकते हैं। तो ये वाला जो है इजीली रिड्यूस हो सकता है। ये वाला रिड्यूस होकर कहाँ जाएंगे, तो मेटल बनेंगे रिड्यूस होकर डायरेक्टली, है ना। तो इजीली रिड्यूस कौन हो सकता है, ये ज्यादा इजीली रिड्यूस हो सकता है। तो हमारा बेसिकली इसमें पूछा है कि द मेटल हुज ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से किसका हमारा ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी कि जो ज्यादातर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं उनसे हमारा कॉपर जो होगा वो रिड्यूस होकर 2+ से प्लस में चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर बेसिकली हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, सीधी बात है कि हमारा कॉपर बेसिकली क्या हुआ है, कॉपर के साथ हुआ है हमारा रिडक्शन। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ठीक है, तो कॉपर का हुआ रिडक्शन। फोर्थ पार्ट कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 22, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर हम लोग को क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है 22, अगर वेपर डेंसिटी 22 गिवन है तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वेपर डेंसिटी अगर 22 है तो मॉलिक्यूलर मास हमारा होगा 44, है ना। वेपर डेंसिटी अगर 22 है तो मॉलिक्यूलर मास हमारा होगा 44। और इसमें पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को 4 ऑप्शन गिवन है, सबका हम लोग एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेते हैं। CH4 का कितना मास आएगा, CH4 का मास कितना आना चाहिए, 12 + 4 16, तो 16 का 44 से मैच कर रहा है, नहीं। फिर हमारे पास C2H4, C2H4 C into 2, मतलब C into 2 या बेसिकली 12 2 जा 24 और 24 + 4 यानी कि 28, ये क्या 44 से मैच कर रहा है, नहीं। फिर है हमारा क्या, C2H6, C2H6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 12 24 + 6 30, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर हमारे पास आता है C3H8, है ना। तो C3H8 में हमारा 3 12 कितना होता है 36, और 36 + 8 होता है 44। हाँ, ये हमारा 44 से इसका मास मैच कर रहा है। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन डी C3H8 सही हो जाएगा, है ना। अरे मैंने इसमें ऑप्शन तो लिखे ही नहीं ना, इसमें है ऑप्शन ए, इसमें है ऑप्शन बी, ठीक है, इसमें है ऑप्शन कौन सा, इसमें ऑप्शन ए, और इसमें है ऑप्शन डी। क्या है हमारा C3H8। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एक्ट कर रहा है, कौन सी रिएक्शन गिवन है, हम लोग को रिएक्शन गिवन है S + H2SO4, है ना। S + H2SO4 से क्या बन रहा है हमारा 3SO2 + 2SO2, 3SO2 + 2H2O। तो ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग वाली एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिकली S जो है यहाँ पर वो किस फॉर्म इसमें है, S जो है वो 0 में प्रेजेंट है, और यहाँ पर S किसमें चला गया है, S चला गया है यहाँ पर प्लस किसमें, +4 में,
है ना 4 और ये -4 +4 और -4 है ना, तो 0 से +4 में चला गया हमारा, तो s पे इधर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इधर s पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है ना, तो 0 से +4 में चला गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो हमारा जो H2SO4 है ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि C ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही बात है, क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा साइज ऑफ साइज ऑफ एटम बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता चला जाएगा हमारा जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और जैसे जैसे हमारा जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस से दूर जाता चला जाएगा, हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियर पुल, बेसिकली जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम होता चला जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी निकल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर जल्दी निकल सकते हैं तो बेसिकली जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर पाएंगे ना, तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है ना, तो जैसे जैसे हम ग्रुप पे नीचे बढ़ेंगे एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी जा सकते हैं, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो कि असर्शन हमारा सही बात है। ठीक है, रीजन क्या कहता है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1। अच्छा, हमसे बोला गया है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो ग्रुप 1 के टॉप में प्रेजेंट है। नहीं भाई, टॉप पे कैसे, टॉप में तो प्रेजेंट होगा तो उसका सबसे छोटा शेल होगा, सबसे छोटा साइज होगा एटम का, तो ऐसे हमारा जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो जो रिएक्टिविटी किसके, मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, तो हमारा कितनी कौन सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकेगा, जो हमारा बेसिकली जिसका बड़ा साइज होगा, क्योंकि जिसका बड़ा साइज उस पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी चला जाएगा, तो वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ये होगा या ये होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑब्वियस सी बात है ये होगा, तो हमारा टॉप पे थोड़ी प्रेजेंट होगा, बॉटम पे प्रेजेंट होगा ग्रुप 1 के हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी नहीं, assertion 2 C, assertion is true and reason is false। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि the ore that can be concentrated by using magnetic separation। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किस ओर को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन से हम उस ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जो हमारे मैग्नेट से इफेक्ट, मतलब मैग्नेट के इफेक्ट से कुछ उस पर इफेक्ट पड़े, मतलब मैग्नेट के होने से कुछ इफेक्ट पड़े, तो मैग्नेट के होने से किस पे इफेक्ट पड़ता है, आयरन पे, और आयरन का ओर कौन सा होता है हमारा, इसमें ऑप्शन में देखें तो कोरंडम, हेमाटाइट, कैलामाइन, बॉक्साइट। तो हेमाटाइट जो होता है वो हमारा आयरन का क्या होता है, ओर, तो आयरन के ओर पे किससे फर्क पड़ेगा, हमारे मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि मैग्नेट और आयरन ऑब्वियस सी बात है भाई, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्सेंट्रेट कर देगा हमारे ओर को, इस वजह से हमारे मैग्नेटिक सेपरेशन से हम आयरन के ओर को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट, यानी कि हेमाटाइट विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी हेमाटाइट। ठीक है, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द बॉन्डिंग इन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB2। अच्छा, AB2 करके हम लोगों को एक डायग्राम गिवन है और उसमें हम लोगों को क्या गिवन है, बॉन्डिंग शो कर रखी है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स A एंड B। तो किसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही है एटम्स A और B में बिफोर कंबाइनिंग टुगेदर, है ना, कंबाइनिंग टुगेदर मतलब आपस में जुड़ने से पहले इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो किसका सही था। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो A के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस से शो कर रखा है और B के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से शो कर रखा है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं, A के इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड में कितने हैं, 2, है ना। देखो, इनर शेल हमारी जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 क्रॉस है क्योंकि, और जो हमारी L शेल है उसमें कितने दिख रहे हैं क्रॉस, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 5 6 यानी कि 6 हम लोग को किसमें दिख रहे हैं, L शेल में, है ना। L शेल में क्या दिख रहे हैं हम लोगों को, पूरे
6 इलेक्ट्रॉन्स है ना ए में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए के लिए ऑप्शन ए के लिए हमारा डी ही मैच कर रहा है, जिसमें 2,6 आ रहा है ना। बाकी सब में तो 2,4 है, 2,4 थोड़ी ना, 2,4 दूसरे वाले में भी नहीं, 2,8 भी नहीं है, सिर्फ 2,6 ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। फिर बी में भी अगर हम चेक करेंगे तो सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ए के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिफोर कंबाइनिंग था 2,6 और बी के लिए था 2,8,7 है ना। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी, इसका इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी है ना, 2,6 और 2,8,7। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, है ना। तो सेम होमोलोगस सीरीज से कौन से हमारे कंपाउंड्स हैं? देखो इसमें लिखा है क्या? CH4, C2H6, C3H8। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा है एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। क्यों? क्योंकि CnH2n+2 यानी कि इधर 1 है, उसका डबल कितना होगा? 2, और उसमें 2 जोड़ दोगे तो ये हमारा मीथेन, ये हमारा इथेन, ये हमारा प्रोपेन। तो ये तीनों क्या है? सेम होमोलोगस सीरीज है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है डायरेक्टली सिंपली, यानी कि CH4, C2H6, C3H8 ये तीनों क्या है? सेम होमोलोगस सीरीज से, ऑप्शन ए ही डायरेक्टली हो जाता है हमारा करेक्ट। ठीक है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। जैसे अगर चेक भी कर लें तो बी में हम लोग को मीथेन गिवन है, मीथेन गिवन है, इथेन गिवन है और प्रोपीन गिवन है। देखो प्रोपीन आ गए तो हमारा सेम होमोलोगस सीरीज से नहीं रहा, 2 एल्केन है, 1 एल्कीन है। तीसरे वाले में C3H4 हम लोग को ये देखो प्रोपीन गिवन है ना। फिर C3H6 प्रोपाइन गिवन है, प्रोपीन गिवन है, प्रोपेन गिवन है। फिर उसके बाद हम लोग को C2H4, C3H6, C4H10 ये हम लोग को क्या गिवन है? इथीन गिवन है और प्रोपीन गिवन है और ब्यूटेन गिवन है ना। तो ये भी हमारे 2 एल्कीन और 1 एल्केन है, तो सेम होमोलोगस सीरीज से नहीं है, जबकि यहाँ पर ये तीनों एल्केन है, तो ये हमारे सेम होमोलोगस सीरीज से। फिर हमारे पास बात आती है 10th क्वेश्चन, क्या बोलता है? ये भी हमारा असर्शन रीजन है। तो असर्शन बोलता है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हम लोग का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिससे हम लोगों का प्रिपरेशन होता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 गैस इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। सही बात है, हम SO3 गैस को वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए। सही बात है एकदम, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो असर्शन तो सही है। फिर रीजन क्या है? रीजन बोलता है डेंस फॉग और मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। सही बात है, अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली SO3 गैस को, तो हमारा क्या होता है? डेंस फॉग या फिर मिस्टी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो कि ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, जो हमारे बेसिकली डिफिकल्ट होते हैं कंडेंस करने के लिए, है ना। तो इस वजह से हम यही रीजन भी सही है, इसी वजह से हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारा SO3 गैस है उसको डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते हैं वाटर में, वरना हमारे डेंस फॉग या मिस्टी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के, जिसको कलेक्ट करना, जिसको कंडेंस करना क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for A। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 11 क्वेश्चन। क्या कहता है 11th क्वेश्चन हमारा? कि गिवन बिलो आर 4 आयंस, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयंस व्हिच हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से आयंस हम लोग को गिवन है? हम लोग को गिवन है Cl- गिवन है ना, Li+ गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? Al3+ और K+, Al3+ और K+। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अच्छा देखो, Cl- है तो Cl का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,8,7 और माइनस लग गया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2,8,7 में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 2,8,8। ठीक है, Li का कितना होता है? Li हमारा होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3rd नंबर पे। तो हमारा लिथियम का कितना होता है? 2,1 और उसने प्लस पे लग गया, प्लस लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो इस पे कितना आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2, है ना, सिर्फ 2। तो Al3+ आता है नेक्स्ट। Al3+ में हमारा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3, है ना, 2,8,3 होता है हमारे एल्यूमिनियम का। लेकिन अगर उसमें 3+ लग गया है तो 2,8,3 में से 3 हट जाएंगे, तो इसमें क्या बचेगा? ये हमारा 2,8 बन जाएगा। अब K+ हमारा होता है 2, K हमारा होता है डायरेक्टली
कितना 2,8,8,1 है ना, कितना होता है 2,8,8,1 होता है हमारे पोटेशियम का, और अगर प्लस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 2,8,8 आ गया। अब पूछा क्या है, किस पेयर का सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ध्यान से देखो तो इसका और इसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो हमारा Cl माइनस एंड K प्लस, यानी कि ऑप्शन सी Cl माइनस एंड K प्लस, इसका क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी बेस्ट यूज टू प्रोड्यूस लेड सल्फेट। लेड सल्फेट किससे बेस्ट बन सकता है, यानी कि हम लोगों का ये सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन है कि सॉल्ट प्रिपरेशन सबसे बेस्ट किससे होती है। देखो सॉल्ट प्रिपरेशन हमारी सबसे बेस्ट होती है जिसमें हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब दो सॉल्यूबल हमारे क्या हो, लिक्विड्स रिएक्ट करें एंड हम लोगों को एक प्रेसिपिटेट मिल जाए, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाए, तो हम लोगों की वो बेस्ट एकदम रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिससे हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो अब ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारा एसिड है, लेड तो हमारा मेटल है, तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस तो नहीं हुए। सल्फ्यूरिक एसिड फिर से एसिड है ना। अब थर्ड में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट भी सोल्यूशन है हमारा और लेड नाइट्रेट भी सोल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूबल है, और इन दोनों को अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बेसिकली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, और हमारा बन जाएगा लेड सल्फेट, और लेड सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्रेसिपिटेट बना लेगा। और जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारा लेड ऑक्साइड हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है जिसमें हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। तो और ये सेलिना की बुक में भी गिवन है, ये याद होना चाहिए डायरेक्टली कि हमारा प्रेसिपिटेशन इज द बेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। हम इनसॉल्यूबल को भी पहले सॉल्यूबल में कन्वर्ट करके ही हम अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस लेड नाइट्रेट इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस लेड सल्फेट, क्योंकि हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसमें हो रही है। तो ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट प्लस लेड नाइट्रेट, वैसे वो तो तब भी जाती है अगर हम सोडियम सल्फेट की जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेते और लेड नाइट्रेट लेते, तब भी हमारे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती। बट हमारे ऑप्शन में ए में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लेड है, और दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लेड हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें हमारी सही रिएक्शन नहीं होगी, या उस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एटलीस्ट नहीं हो पाएगी, एंड हमें बेस्ट वे नहीं मिल पाएगा हमारा ये मिलने का, क्या हमारा लेड सल्फेट है ना। तो इस तरीके से हमारा जो बेस्ट मेथड है वो यही है, जिसमें हमारे दो सोल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं एंड हमें एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन कहता है कि एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, एक्वस कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज करके। सबसे पहले बोला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाँ भाई सही बात है ये तो, क्योंकि हम लोग का जो एनोड होता है उस पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे होती है हमारी ये वाली Cu, कौन सी, एनोड पे हमारी होती है Cu माइनस, इसमें से ऑक्सीडेशन हो जाती है कुछ इस तरीके से, हमारा ये पॉजिटिव होती है, एनोड होता है पॉजिटिव, Cu में से दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है Cu2 प्लस, ठीक है, उस तरीके कुछ इस तरीके से। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा बेसिकली ये होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस पे Cu2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं और ये हमारा बन जाता है क्या, Cu मेटल, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा बेसिकली सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इसमें ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हो रहे हैं एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो हमारा ऑप्शन ए तो सही है, यानी कि इसमें तो नॉट करेक्ट पूछा ना, नॉट करेक्ट मतलब हमारे चार में से कौन सा एक गलत है, तो ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा क्या बोला है, द करंट इज कैरीड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस। हाँ भाई सही बात है, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे आयंस ही जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हमारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कंडक्ट करते हैं, तो ये भी सही है। फिर थर्ड बोलता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लूजेस मास। तो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो मास लूज करता है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे मास जाता है। कैसे, अगर हमारा कॉपर है उससे इलेक्ट्रॉन चले जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो कॉपर का साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा उसका साइज। तो ऑब्वियस सी बात है उससे मास कम हो रहा है, यानी कि हमारा बेसिकली एनोड से क्या हो रहा है, ये एनोड अपना मास लूज कर रहा है ना। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लूजेस मास, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे मास लूज हो रहा है ना, तो ये भी हमारा सही है। फिर फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या कहता है, द नंबर ऑफ कॉपर सल्फेट आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमारा एनोड से क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस निकल रहे हैं, और कैथोड में क्या हो रहा है, हमारे कॉपर के आयन यूज हो जा रहे हैं, गेन हो जा रहे हैं, यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे शुरुआत में जब हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट लिया था, और तब हमारे पास एनोड में क्या था, एनोड क्या कर रहा है, कॉपर के आयंस दे रहा है, और कैथोड क्या कर रहा है, कॉपर के आयंस
आयंस ले रहा है, इधर से कॉपर के आयंस दिए गए, उधर से कॉपर के आयंस लिए गए, एक तरफ से दिए जा रहे हैं एक तरफ से लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना नंबर ऑफ कॉपर आयंस की, ना कि एक तरफ से अगर 5 आ रहे हैं एक तरफ से 5 जा रहे हैं तो पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे, तो हमारा उसकी डिक्रीज थोड़ी ना हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयंस की। तो नंबर ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस जो लिखा है, नहीं भाई, नंबर ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, जितने लॉस हो रहे हैं एनोड से उतने ही कैथोड पे गेन हो जा रहे हैं। तो हमारा बेसिकली ना कोई लॉस हुआ ना कोई टोटल गेन हुआ, ओवरऑल कांस्टेंट रहते हैं बराबर, है ना। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ कॉपर टू आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ना, क्योंकि ये हम लोग का डिक्रीज नहीं करता है, कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो होपफुली इतना समझोगे पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर 3 मेटालिक एटम्स इन सक्सेसिव ऑर्डर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अच्छा, सेम ग्रुप में है एक्स वाई जेड, मतलब अगर सेम ग्रुप में है तो इनका एक का साइज कुछ ऐसा होगा, एक का साइज कुछ ऐसा होगा और एक का साइज सबसे बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो एक का सबसे छोटा साइज, और ये हमारा क्या है, सबसे छोटा साइज सबसे पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, यही बोला है ना, सक्सेसिव ऑर्डर में है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक सेम ग्रुप में, है ना। तो आर 3 मेटालिक एटम्स, तीनों मेटालिक एटम्स है सक्सेसिव ऑर्डर में बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप सच दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एक्स इज द स्मॉलेस्ट। तो एक्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे कम है और जेड की सबसे ज्यादा होगी। फिर पूछा है विच ऑफ द 3 एटम्स इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इन तीनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, देखो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन खुद हो रहा हो, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा। तो हमसे पूछा गया है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनमें से सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा हो। अच्छा, बेस्ट ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से तीनों में से सबसे अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा इन तीनों में किसका हो रहा होगा। अब देखो देखो ध्यान से, इसका है एटॉमिक रेडियाई सबसे कम, एटॉमिक रेडियाई सबसे कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो वो होंगे न्यूक्लियस वो काफी पास होंगे, और इसमें एटॉमिक रेडियाई काफी बड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में काफी ज्यादा दूरी है। तो इसमें हमारा क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन यहाँ बना रहेगा काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई तो डिस्टेंस के बढ़ने से उतना ज्यादा यहाँ के जितना क्या होगा उतना ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बना रहेगा। तो यानी कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री होंगे, काफी हद तक फ्री होंगे, इससे ज्यादा फ्री होंगे कि वो ऐसे फुर हो सके, यानी कि जा सके, लॉस हो सके। यानी कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो इन दोनों से ज्यादा केपेबल होंगे, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इससे ज्यादा केपेबल होंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इससे ज्यादा केपेबल होंगे छोड़ के जाने के लिए अपना वैलेंस शेल, है ना। तो हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन सबसे बेस्ट किसका हो सकेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जा सके, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका होगा जो जल्दी जा सके। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस्ट किसका होगा इसमें, मतलब जो अच्छे से सबसे ज्यादा क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कर सकता है। यानी कि हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, जेड हो गया। तो हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आ रहा है, जेड। तो सी हमारा जेड है क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा 15th क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल टाइप है, क्या है, क्या कहता है, एक रिएक्शन गिवन है CH4 + 2O2, है ना, गिव्स CO2 + 2H2O। ओके, अब हमसे क्या बोला गया, ये हम लोग का है 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज रिएक्टेड विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो। ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारा बेसिकली गेल-लेविस लॉ का क्वेश्चन है। गेल-लेविस लॉ में हम क्या करते हैं, ऐसे अपने रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जितने भी
इसके पहले स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। 1 है, ये 2 है ना, बैलेंसिंग वाले जो नंबर होते हैं उसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम इसको कहेंगे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, गेल-लुसाक्स लॉ कहता है कि हम इस इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 वॉल्यूम किससे रिएक्ट करता है, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, और देता है हम लोगों को क्या, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हमें साथ ही साथ देता है क्या, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। लेकिन क्योंकि वाटर हमारा लिक्विड है तो हम इसकी क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ गैसेस के लिए गेल-लुसाक्स लॉ कंसीडर करते हैं, है ना। तो हमारा 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता चल गया। अब हमसे पूछा गया है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज रिएक्टेड विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो हमारे पास कितना मीथेन है, 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम हम लोग को मीथेन की कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन की कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन ध्यान से देखें तो हमारा जो हमारा रिएक्ट कर रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट हम चेक करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो पहले खत्म हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हम चेक करते हैं गिवन वॉल्यूम, है ना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, तो अगर हम मीथेन का चेक करें, मीथेन क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मीथेन की कितनी वॉल्यूम गिवन है, मीथेन की गिवन है वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये हमारा कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा CH4। अब अगर हम O2 के लिए चेक करें, हम सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए चेक करते हैं ना, O2 के लिए अगर चेक करें तो O2 हम लोग को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारा कम होता है वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका 30 सेंटीमीटर क्यूब पहले खत्म हो जाएंगे, इसके 40 सेंटीमीटर क्यूब से, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होती है। इसका मतलब अगर हमारा 1 वॉल्यूम ऑफ, अब हम कहेंगे इसको ऐसे रीड करेंगे कि 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि हमारा ये 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितना हमारा, हम कहेंगे हमारा कितना ऑक्सीजन, हमारा टोटल ऑक्सीजन कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम कहेंगे क्या, इसको, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला है, इसको मैं लिख देता हूं कहां पे, इसको मैं लिख देता हूं ये गिवन वॉल्यूम, है ना, डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये किसका है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, है ना। गिवन वॉल्यूम, जो भी हम लोग को क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसकी वैल्यू कम आए वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो हमारी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट में पता चल गया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो अब हम क्या करेंगे, उसके आगे लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की वॉल्यूम लिख लेंगे। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पूछा गया है, इसमें क्या बताया गया, हम लोग को पता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कितने मीथेन से रिएक्ट करेगी, 30 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ से रिएक्ट कर रही है ना। अगर इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम, मतलब जस्ट आधे इसके, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इसके 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन से रिएक्ट करेगी। अच्छा, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, कि 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या देगी, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगी। अच्छा, चलो हमें ये पता चल गया। इसका मतलब हम लोगों का 60 सेंटीमीटर क्यूब पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पूरा हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मीथेन था, मीथेन हम लोगों ने क्वेश्चन में कितना गिवन था, 40 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यूज कितना हुआ, सिर्फ 30 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बच गया, हमारा बच गया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन बच गया। अच्छा, और हमारा साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो गया, साथ ही साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। तो टोटल हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, हमारा टोटल वॉल्यूम फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना टोटल आया, हमारा फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन जो बच गया हमारा, और 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ। तो 30 + 10 हमारा 40 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आया, जो हमारा बेसिकली क्या हुआ है, फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम है ना। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो हमारी CH4 एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बच गई 10 सेंटीमीटर क्यूब, और CO2 हमारी 30 सेंटीमीटर क्यूब बच गई। तो टोटल
कितना आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। होपफुली समझ आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, करते क्या है, हम लोग अपने रिएक्शन को लिखते हैं, उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। फिर अब क्योंकि गेल-सिक्स लॉ है तो हम इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐसे लिखते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड के लिए हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं, जो क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है उसको हम डिवाइड करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो मीथेन के लिए चेक करेंगे, और ये हम सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए चेक करते हैं। रिएक्टेंट्स के लिए यानी कि CH4 के लिए अगर चेक करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। O2 के लिए चेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय 2 यानी 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो इनमें से कम आता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है। तो अब जो भी रिएक्शन होगी वो ऑक्सीजन के हिसाब से होगी, ऑक्सीजन के हिसाब से होगी। मतलब अब ऑक्सीजन हम ले लेंगे 60 सेंटीमीटर क्यूब, जितना हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब 60 सेंटीमीटर, अब 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन से रिएक्ट कर रहा है तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन से रिएक्ट करेगा। और 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अच्छा, अब इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन था 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, लेकिन हमारा यूज कितना हुआ सिर्फ 30 सेंटीमीटर क्यूब, बच कितना गया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन बच गया। और हमारा प्रोड्यूस कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल मिक्सचर में हम लोग का कितनी दो गैसेस है, एक तो ये एक तो ये, तो इन दोनों गैसेस का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका, 30 सेंटीमीटर क्यूब इसका, तो टोटल कितना हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर, है ना। तो होपफुली एमसीक्यू समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना। अ स्टूडेंट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर टू प्रिपेयर एंड कलेक्ट अमोनिया गैस इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का यूज करके क्या करना है, अमोनिया गैस को प्रिपेयर करना है, ऐसा टीचर ने एक स्टूडेंट को बोला, ठीक है। स्टूडेंट हैड सेट अप द apparatus एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो डायग्राम गिवन है और स्टूडेंट ने क्या किया, ऐसा एक apparatus सेटअप कर लिया। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग को ये सेटअप जो है अपना डायग्राम को रीड करना है, स्टडी करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले क्या पूछा है, नेम द सब्सटेंस एक्स एडेड थ्रू द थिसल फनल बाय द स्टूडेंट। अच्छा, ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड नीचे रखा है हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में। अब इसमें थिसल फनल से कौन सा एक्स हम लोग का सब्सटेंस है जो डाला जा रहा है, तो एक्स सब्सटेंस हम लोग का पक्की बात है वार्म वाटर होगा। हम लोग को वार्म वाटर लिखना पड़ेगा, वार्म इज अ कीवर्ड, इसको लिखना मत भूलना, है ना। वार्म वाटर हम लोग डालेंगे तो हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी ना, वार्म वाटर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, तो हम लोगों का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा एंड हम लोग की अमोनिया गैस निकल आएगी, ठीक है। फिर उसमें बी पार्ट, इसका ए पार्ट है ना, ए पार्ट है, एक्स हम लोग का क्या है वार्म वाटर। बी पार्ट क्या पूछा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड सब्सटेंस एक्स। अच्छा, तो हम लोग से रिएक्शन ही पूछ ली डायरेक्ट, तो ALN यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस हम लोग का वार्म वाटर यानी कि 3H2O ही था ना। देखते हैं अभी, AlOH होल थ्राइस बनता है और साथ में हम लोग का क्या बनता है NH3, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर हम काउंट करें तो 3O Al N 3H2, इधर 6 है तो इधर 3 है, इधर 3 है, सही है। तो हम लोग की ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हम लोगों ने एल्यूमिनियम नाइट्राइड में वाटर डाला तो हम लोग का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस निकल गई, अमोनिया गैस हम लोग की एस्केप आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद 3 पार्ट में क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस Y। तो हम लोग का सब्सटेंस Y क्या होगा, पक्की बात है सब्सटेंस Y हमारा क्विक लाइम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यही हमारा ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करेंगे ना। तो अब सब्सटेंस Y हम लोग का बेसिकली होगा क्या, CaO, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, क्विक लाइम, क्योंकि हम इसको ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। डी पार्ट क्या पूछा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ y का फंक्शन ही पूछ लिया। तो y यानी कि क्विक लाइम CaO इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, इसको हम ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। फिर ई पार्ट क्या पूछा है, ई पार्ट हमसे पूछा है व्हाई कुड द स्टूडेंट नॉट कलेक्ट अमोनिया गैस एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर जो स्टूडेंट है वो अमोनिया गैस क्यों नहीं कलेक्ट कर पाया। ध्यान से देखो, तो हमारा जो गैस है वो वाटर में जाके घुल जा रही है, और हम लोग देखो हम लोग की जो अमोनिया गैस होती है वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है, इसलिए हम उसको वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट ने गलती कर दी है कि उसको वाटर में ही कलेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों की वो कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो कलेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज
अमोनिया गैस इज highly highly soluble in water। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर वाटर नहीं भी होता तो गैस हमारी एस्केप कर जाती है ना, गैस एस्केप कर जाती है क्योंकि हमारी NH3 जो होती है अमोनिया गैस, वो लाइटर देन एयर होती है, इसलिए हम इसको कलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से, है ना। तो बिकॉज अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। इसका सबसे पहले स्टेट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है हम लोग का, अनडिस्टिल्ड अल्कोहल कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, है ना। अनडिस्टिल्ड अल्कोहल को हम कहते हैं बेसिकली हमारा स्पूरियस अल्कोहल, स्पूरियस अल्कोहल, है ना, स्पूरियस अल्कोहल, है ना। ये हमारा होता है अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डाई एसिडिक और अ ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिड रेडिकल। तो हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारी डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक बेस में हम अगर क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस से, है ना, तो हम लोगों का कौन सा सॉल्ट बन जाता है, तो हमारा बेसिकली सॉल्ट बनता है बेसिक सॉल्ट, है ना, उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं ना। जैसे कि MgOHCl, तो उसमें हम लोग का क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस होता है, MgOH होल ट्वाइस है मान लो की बात है, और उससे एक OH हम लोगों ने हटा दिया और उसकी जगह हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल यानी कि Cl लगा दिया, तो MgOHCl हमारा बन जाता है और ये हमारी बेसिक सॉल्ट होती है ना। तो हम लोगों की बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डाई एसिडिक और अ ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिडिक रेडिकल। फिर सी पार्ट क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, है ना, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, और फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। डी पार्ट क्या पूछा है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। अच्छा, तो टेंडेंसी क्या होती है हमारे एटम की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो टेंडेंसी उस टेंडेंसी को जिससे हमारा जो एटम है वो क्या करे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, फिर ई पार्ट हमारा आता है। ई पार्ट हमारा क्या है कि द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमारा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनइक्वली शेयर्ड होते हैं, अनइक्वली शेयर्ड होते हैं कंबाइनिंग एटम्स, अनइक्वली होते हैं हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ना, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3, इसका क्या कहता है, डैश सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कलर्ड प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों का कौन सा सॉल्यूशन है जो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और सोल्यूबल भी होता है। तो सोल्यूबल होता है हमारा कॉपर नाइट्रेट, है ना, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट पहले पेल ब्लू पीपीटी बनाता है, फिर डीप ब्लू सॉल्यूशन बना जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की सॉल्ट्स क्या हो जाती हैं, डीप ब्लू सॉल्यूशन बना लेती हैं, कॉपर नाइट्रेट, है ना, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। फिर बी क्या कहता है, जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। तो हम लोग का कौन सा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग वाला प्रोसेस से हमारा जिंक ब्लेंड जो है जिंक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट पूछता है डैश कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट से कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन आयरन या मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन आयरन नहीं कर सकता क्योंकि मोल्टेन आयरन हमारा वो है, क्या है, हमारा मेटल है, मेटल हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन से करते हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, बेसिकली आयन से करते हैं। तो हमारा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड करेगा आयन से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज आवर आंसर, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, है ना। फिर डी पार्ट है, डी पार्ट क्या कहता है,
द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स इज। अच्छा, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड में, जिसमें हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। देखो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, अगर हम इसको देखें हमारा Ag से Ag प्लस बन रहा है, Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कैसे, हम लोग का ध्यान से देखो तो Ag से अगर हम इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो हमारा Ag प्लस बन जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ले जाएं तो Ag माइनस E माइनस हो जाएगा ना, Ag माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर Ag प्लस है ना। तो Ag इस इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड कैसे होगा, माइनस में होगा। तो हमको सिल्वर में से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पे। तो हमारा ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, यानी कि एनोड पे होगा Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट। ठीक है, फिर ई पार्ट क्या पूछा है, द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन ZNO रिएक्ट्स विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो हमारा जब ZNO हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करता है तो हमारा सोडियम जिंकेट बनता है, यानी कि Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट हम लोग का फॉर्म हो जाता है ना, जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड Na से रिएक्ट करता है हमारा ZNO। ठीक है, तो हम लोग का सोडियम जिंकेट बन जाता है। ठीक है, इसके साथ ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में सबसे पहले हम लोग का N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हम लोग का हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हम लोगों को कैटलिस्ट दिए हुए हैं, कैटलिस्ट या फिर जिनसे रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, तो कैटलिस्ट दिए हुए हैं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसका हमारा वो होता है क्या, कैटलिस्ट नहीं भाई, निकल होता है नहीं भाई, फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो ऑप्शन 3 आयरन विल बी करेक्ट। तो 3 आयरन लिख दो इस पे, है ना, इस पे हो जाएगा 3 आयरन। ठीक है, फिर हम लोग को है, ये है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, है ना, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ये होता है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और इसमें हम लोगों का कैटलिस्ट यूज होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 5। तो 5 प्लैटिनम विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक पार्ट होता है ना, और इसमें हम लोग प्लैटिनम भी ले सकते हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लैटिनम हम लोग यूज कर चुके हैं, तो हम लोग बेसिकली इसमें ले लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि 1 पे हम लोग का क्या गिव है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग को गिवन है C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। तो C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। ये होती है हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। और इसमें हम लोग निकल, प्लैटिनम, पैलाडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों का प्लैटिनम तो यूज हो चुका है, पैलाडियम ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं निकल। तो सेकंड पे आता है हमारा निकल ऑप्शन, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, निकल हम लोग का करेक्ट। फिर उसके बाद CuSO4.5H2O गिव्स CuSO4 प्लस 5H2O, है ना। तो ये है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमारा कौन करता है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शो करता है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग का ये हो जाएगा। वो इसका आंसर किसका, CuSO4.5H2O। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा और हम लोग को CuSO4.5H2O मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी हम लोग का मैच हो गया। ठीक, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है, किसका, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन। अच्छा, 2 मिथाइल प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन, प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो 1 2 3 कार्बन बना लिए प्रोप। फिर उसके बाद ईन लगा है, ईन लगा है मतलब हम लोग का डबल बॉन्ड भी है, चलो डबल बॉन्ड भी लगा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 2 पे मिथाइल। अगर ये हमारा 1 है, क्योंकि 1 तो यही होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो 1 और 2 पे मिथाइल। तो C इस पे मिथाइल लगा है, तो इस पे आ जाएगा हम लोग का क्या, CH3 कुछ इस तरीके से। चलो इधर नहीं लगाते, ऊपर लिख देते हैं ऐसे, है ना, ताकि जगह भी बची रहे। इधर H, इधर H और इधर H, है ना। ये हम लोग का 2 पे मिथाइल लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स पूरी कर देते हैं। बॉन्ड्स कैसे पूरी करेंगे, इसकी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 पूरी है, इसकी 1 ही है तो इसकी 3, 1 2 3, इसकी 1 2 पूरी है तो 2 और पूरी कर देते हैं, 1 2। तो हम लोग का ये बन गया क्या, ये हमारा है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन हम लोग का ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, और 2 पे मिथाइल लगा है, 1 2 पे लगा है हमारा मिथाइल, यानी कि ये पार्ट, और हमारा ये हो गया पूरा नाम, है ना, मतलब सॉरी स्ट्रक्चर। फिर बी पार्ट क्या पूछा है, बी पार्ट हमसे पूछा है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, अच्छा ब्यूटेनल यानी कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, और ब्यूटेन अल, अल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप मतलब हम लोग का डबल बॉन्ड O
और H कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का ये अल पार्ट हो गया। अब हम लोग को बॉन्ड पूरी कर देनी है, तो एक दो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो H H H H H H H। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्यूटेनल, है ना। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन यानी कि हमारा सिंगल बॉन्ड है सब, और ए अल यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से लगा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है बी पार्ट की। बी पार्ट हम लोगों से क्या कहता है, नॉमेनक्लेचर करने को, यानी कि गिव आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं कैसे, सी सी Cl 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 H H। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2, है ना, 1 2, तो 1 पे 2 क्लोरो, 2 पे 2 क्लोरो, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 1 1 2 2 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो, 1 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, है ना। 1 1 1 पे 2 क्लोरीन, 2 पे 2 क्लोरीन, तो 2 2, और कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, तो टेट्रा क्लोरो और इथेन, यानी कि होगी 2 कार्बन। फिर ये हो गया बी का फर्स्ट पार्ट, है ना। बी का फर्स्ट पार्ट, कोई बी का नहीं, इसको बी, इसका देखो, इसमें है 1 और इसमें है 2 ऐसे, और इसमें है बी का 1 और बी का 2, है ना। 2 है क्या हमारा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर की बना, सी सी सी, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच 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 एच, ठीक है। अब हमारे पास नंबरिंग करते हैं, देखो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम नंबरिंग कहां से करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कितने कार्बन टोटल 4, तो ब्यूट एन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारे पास आता है ऐसे कुछ सी एच 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 सी डबल बॉन्ड सी, है ना, कुछ इस तरीके से। इस पे है एच, है ना, और इस पे है एक एच, और इससे 2 कार्बन और जुड़े हैं, एच एच ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को सबसे नियरेस्ट पोजीशन में लीजिए। डबल बॉन्ड के पास सबसे अच्छी रैंक आनी चाहिए, मतलब अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 3 पे आ रहा है हमारा डबल रैंक, है ना, डबल बॉन्ड। और इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो इधर से आ रहा है 3 पे, इधर से आ रहा है 2 पे, तो अच्छी रैंक कौन सी है, अच्छी रैंक है 2, तो हम लोग इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन, पेंटेन नहीं पेंटीन, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो पेंट टू इन, पेंट टू इन, है ना। और हमारे पास कोई और इस पे वो तो लगा है नहीं, क्या नहीं लगा है, हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पेंट टू इन, यानी 2 पे हमारा ये आ रहा है डबल बॉन्ड, तो पेंट टू इन हम लोग का इसका हो जाएगा नेम, है ना, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एटम्स x एंड y आर 14 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर x का जो क्या है एटॉमिक नंबर 14 है, तो x हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर 14 है तो हमारा हो जाएगा 2,8, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचे 4, तो 2,8,4 हो जाएगा x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। y का हो जाएगा कितना, y का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो y का हो जाएगा 2,6, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हमसे पहला पार्ट में पूछा है द पीरियड टू विच x बिलोंग्स, x किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो x हमारा बिलोंग करेगा जितने उसके शेल्स होंगे, तो 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड से क्या करता है, बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड, इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बी पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, बी पार्ट क्या कहता है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन x एंड y। अच्छा, तो ये इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला अगर हमारा ध्यान से देखें तो देखो x की वैलेंसी कितनी है 4, क्योंकि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और y की वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना। तो बेसिकली अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे, x 4 प्लस y 2 माइनस, है ना, x4 प्लस y2 माइनस, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x2y4 और xy2, तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा xy2, और इसमें लिखा भी डू नॉट आइडेंटिफाई xy, है ना, तो हम लोग को x और y को आइडेंटिफाई नहीं करना, xy के फॉर्म में ही हम लोग को अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनोड इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो एनोड को हम ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, एनोड को हम ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि
ions migrate to anode and they lose their electrons causing क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट पूछता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर प्रेफर्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। अच्छा, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारा ग्रेफाइट जो होता है इनर्ट होता है। ग्रेफाइट इज एन इनर्ट, है ना, इन ग्रेफाइट इज एन इनर्ट unreactive electrode which remains unaffected by bromine vapors, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, है ना। तो ये हमारे पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट हो गया, करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों से कहता है कि द रिएक्शन बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है? Mg प्लस 2H2SO4, है ना, प्लस गिव्स क्या, गिव्स ये हम लोग को देता है MgSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। ठीक है, तो ये हम लोग को ये रिएक्शन। अब हम इसको क्या, हम लोग का देखो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो हम इसके मोल्स लिख लेते हैं। जितना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उतने ही मोल्स लिख लेते हैं। तो 1 मोल, 2 मोल्स, है ना, 1 मोल, 2 मोल्स, 1 मोल। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? अब हम लोग को सबसे पहले गिवन है इफ 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड इन द रिएक्शन। अच्छा, तो हम सबसे पहले देखो, इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट ये दोनों रिएक्ट करते हैं एंड क्या देते हैं? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोगों को क्या गिवन है कि 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg, वो हो जाएगा कितना? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। तो वो कितना हो जाएगा? गिवन मास हम लोग को 60 ग्राम गिवन है, और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है हमारा बेसिकली कितना? तो इसका 24 ही तो होता है, मैग्नीशियम का 24 ही तो होता है, राइट। यस यस यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg कितना होता है? 60/24, है ना। हाँ ठीक है, तो 60/24 होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स आ गए हमारे किसके? Mg के। अच्छा, तो 2.5 मोल्स आ गए हमारे Mg के। अब अगर 1 मोल ऑफ Mg किससे रिएक्ट करता है? 2 मोल्स ऑफ H2SO4 से, तो हमारे कितने H2SO4 रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल्स ऑफ Mg से? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 reacting with 2.5 moles of Mg equals to 2 इंटू, क्योंकि अगर 1 मोल से इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसके 2.5 से 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 मोल्स, है ना। 5 मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेंगे। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड फॉर द रिएक्शन। अच्छा, तो हम लोग का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 ये होता है हमारा 2 इंटू 1 प्लस 32, है ना, S का 32 और O का 4 यानी 4 इंटू 16, तो ये हमारा फाइनली आता है 98। ठीक है, 98 आता है। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बेसिकली? हम लोग लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर गिवन मास,
है ना। मोल्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, और या फिर हम लोग का होता है बेसिकली जो भी होता है एवोगैड्रो नंबर में भूल जाता हूँ बार बार, 10⁻22 या 23 में कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। उसके अलावा हमारा होता है वॉल्यूम के टर्म्स में होता है हमारा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना, इन एसटीपी कंडीशंस। तो ये गिवन मास अपॉन हम लोग का मोलिकुलर मास आ जाएगा, मोलिकुलर मास, ठीक है। हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट हम लोग भी आंसर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, 5 मोल्स है ना। मास, गिवन मास हम लोग को फाइंड करना है, मास अपॉन मोलिकुलर मास हम लोग को पता है 98 है, तो मास कितना आ जाएगा हम लोगों का फाइनली, मास बराबर 98 इंटू 5, 98 इंटू 5 मतलब हम लोग का आ जाएगा बेसिकली 490 ग्राम। तो 490 ग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हम लोग को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग फिर से वही फाइंड कर लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजी, एमजी कितना आ रहा था हम लोग का, गिवन मास, बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं, मैंने इरेज कर दिया तो मैं फिर से फाइंड कर दे रहा हूँ, है ना। एटॉमिक मास, ये हमारा आ जाएगा 60 ग्राम बाई 12, सॉरी 24 ग्राम, ये आ जाएगा कितना 2.5 मोल्स, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड बाय 2.5 मोल्स ऑफ Mg। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ Mg। अब देखो, एक मोल ऑफ Mg से हमारा एक मोल ऑफ SO2 बनता है, तो हमारा 2.5 मोल्स ऑफ Mg से हमारा 2.5 मोल्स ऑफ क्या बनेगा, SO2 बनेगा, ठीक है। हम लोग का 2.5 मोल्स ऑफ SO2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली फाइंड कर लेंगे, हम लोग को क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ SO2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बराबर गिवन वॉल्यूम, है ना, या फिर कह देते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स, है ना। तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना है हमारा, 2.5 मोल्स बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी, हमारा ये आ जाएगा 2.5 इंटू 22.4। तो 2.5 इंटू 22.4 कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 44.8 प्लस 11.2, 44.8, 56। तो ये आ जाएगा हमारा 56। और यूनिट क्या हो जाएगी, हम लोग को यूनिट किसमें गिवन थी, क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट गिवन है, ध्यान से देखो, हम लोग को यूनिट नहीं गिवन है, यूनिट नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि हम लोग को लीटर में आ जाएगा, क्योंकि अच्छा हाँ लीटर में है ना, ये तो लीटर में हम लोग क्वेश्चन में गिवन तो यहाँ तक गिवन है, ये लीटर में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 56 लीटर। तो 56 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी। तो हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा है गिव वन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन व्हेन, कब, सबसे पहला पार्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड को जिंक सल्फेट में मिलाएंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 is obtained, है ना। फिर सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हम लोग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस NO2 is evolved and a gas which rekindles a glowing splinter, rekindles a glowing splinter is
इवॉल्व टू, है ना, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली गैस हो जाएगी हमारी O2 गैस। ठीक है, फिर सी पार्ट हमारा क्या है, क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर। तो स्टार्च आयोडाइड पेपर के ऊपर से क्लोरीन पास करेंगे तो हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर टर्न्स ब्लूइश ब्लैक, है ना, स्टार्च आयोडाइड पेपर टर्न्स ब्लू ब्लैक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, गैस सिलेंडर कैन होल्ड 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ एन आइडेंटिकल सिलेंडर विद द सेम कैपेसिटी कैन होल्ड 450 ग्राम ऑफ गैस जी अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हम लोग का वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होता है, Vd बराबर होता है हमारा मास ऑफ गैस, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस कौन सी, गैस जी, है ना, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस जी डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम यानी कि V वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट सेम कंडीशंस, है ना, एट सेम कंडीशंस। तो हम लोग का वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगा 450 ग्राम। हम लोग का गैस जी का मास है सेम वॉल्यूम वी में, क्योंकि सिलेंडर तो सेम है ना, सेम कैपेसिटी का सिलेंडर है ना, आइडेंटिकल सिलेंडर। तो 450 ग्राम डिवाइड बाय 150 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मास, तो ये आ जाएगा हमारा 3। वेपर डेंसिटी कितना आ गया 3। बी पार्ट क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा कितना, मॉलिक्यूलर वेट बराबर Vd इंटू 2, वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी कि 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट 6। तो हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 6। ठीक है, हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट हम लोग को रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, CH3COONA प्लस NaOH CaO, है ना, ये हमारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो हम लोग का बन जाएगा मीथेन प्लस हम लोग का Na2CO3 अलग हो जाएगा, तो हम लोग की डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। और बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है हम लोग का CH3COOH प्लस Mg, है ना, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस H2 निकल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 लगा देंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग के ये दो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास, नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉपर को जब हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो NO2 गैस निकलती है। अगर हम डाइल्यूट एसिड से कराएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो NO गैस निकलती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम लोग की NO2 गैस निकलेगी, NO2 गैस पहले पार्ट का आंसर। बी पार्ट हम लोग का क्या है कि व्हेन अमोनिया इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन में अमोनिया को बर्न करेंगे तो हमारा बेसिकली नाइट्रोजन गैस निकलती है ना, N2 गैस। और फिर सी पार्ट हम लोग का क्या है कि व्हेन फेरस सल्फाइड को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HCl को फेरस सल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे, यानी FeS प्लस HCl, तो हमारा बन जाएगा H2S गैस, यानी कि हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस। ठीक है, ये हम लोग के ये तीनों आंसर्स हो जाएंगे। फिर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो, यूज ओनली द लेटर्स गिवन इन द टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस, डू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है और इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करना है। स्टेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जी देखो हम लोग को गिवन है कौन से ग्रुप में, 15th ग्रुप में, और इसकी वैलेंसी पूछी है। हम लोग को ध्यान से देखो, इसके 1 2 3 पोजीशन बाद हम लोग का 0th ग्रुप है, 18th ग्रुप, यानी कि नोबल गैसेस का ग्रुप। तो इसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, यानी कि जी हम लोग का जो 15th ग्रुप में, अगर इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये 18th ग्रुप में चला जाएगा। इसके मतलब इसके 18th ग्रुप में जाते ही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी मतलब वैलेंस शेल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे सारे अपने ऑक्टेट से। इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते ही ये 18th ग्रुप में चला जाएगा, मतलब इसकी बेसिकली वैलेंसी उसके बराबर हो जाएगी। तो हमारा बेसिकली इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो जाएगी, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है 3। ठीक है, फिर बी पार्ट हम लोग का क्या है, बी पार्ट है कि विच एलिमेंट कैन एग्जिबिट कैटिनेशन हम लोग का वो एग्जिस्ट कर पाएगा जिसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 किसके होंगे, 14th ग्रुप वाले के। 14th ग्रुप में ध्यान से देखो कौन प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है। देखो ई हम लोग का क्या करेगा, ई हम लोग का बेसिकली कैटिनेशन शो करेगा। ठीक है, कैटिनेशन क्योंकि हमारे वो शो करते हैं ना कार्बन सिलिकॉन ये सब वगैरह, तो उनका वो 14th ग्रुप के होते हैं। 14th ग्रुप पे यहाँ
पे ध्यान से देखो ई प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन एम एंड पी। एम और पी के बीच में कंपाउंड कौन सा बनेगा? एम हम लोग का सेकंड ग्रुप पे प्रेजेंट है और पी हम लोग का 17th ग्रुप पे प्रेजेंट है। तो एम अगर सेकंड ग्रुप में है तो एम का हमारा बेसिकली क्या होगा, एम पे आ जाएगी वैलेंसी क्या, M2 प्लस, एम पे आएगा 2 प्लस, और पी जो है वो जस्ट एक पहले प्रेजेंट है यानी कि 17th ग्रुप में, तो पी पे आ जाएगा पी माइनस। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रॉस मेथड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा MP2। तो MP2 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, है ना, किस तरीके से M की क्योंकि 2 वैलेंसी है, P की 1 वैलेंसी है, क्योंकि M है हमारे सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट, P है हमारे 17th ग्रुप में प्रेजेंट, तो हमारा क्रॉस मेथड से हम MP2 बना देंगे। MP2 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन बिलो आर टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पीरियड्स। अच्छा, तो दो डिफरेंट पीरियड से टू सेट ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को गिवन है। नेम द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, तो ए सेट में हम लोग को क्या क्या गिवन है, एल, सीएल और एमजी। देखो हम लोग को एक पीरियड में, देखो पीरियड वाइज हम लोग का क्या करता है, पीरियड वाइज हम लोग का आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है और ग्रुप वाइज हम लोग का आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पीरियड वाइज इंक्रीज करता है तो एल, सीएल, एमजी में से हम लोग का सबसे पहले एमजी आता है, फिर एल आता है, फिर सीएल आता है ना। तो ग्रुप पीरियड में पहले एमजी फिर एल फिर सीएल, तो हमारा सीएल का जो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। और बी पार्ट में हम लोग का क्या है, एनी यानी नियॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हम लोग का नियॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हमारा सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियॉन। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो नियॉन सबसे बाद में है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो ए पार्ट में हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लोरीन और बी पार्ट में हम लोग का आंसर हो जाएगा नियॉन। तो क्लोरीन और नियॉन हम लोग के हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएंगे पर दोनों ग्रुप में एज पर हम लोग को जो सेट गिवन है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट कहता है अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड इन अ कंबशन ट्यूब। अच्छा, तो अगर हम बेसिकली इसमें रिएक्शन ये वाली होती है, मैं इधर लिख के बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग क्या करें, हीटेड कॉपर ऑक्साइड मतलब करें किसको पास करें, अमोनिया को, है ना, अमोनिया को इसमें पास करें, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग का कॉपर बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा और प्लस हम लोग का N2 गैस निकल जाएगी, है ना। ये हमारा कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा, NH3 और CO मिलकर कॉपर बना लेंगे, H2O निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी। पूछा क्या है, नेम द गैस इवॉल्व। तो कौन सी गैस निकलती है, हमारी नाइट्रोजन गैस, हमारी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। फिर हम लोग का बी पार्ट क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट इन द कंबशन ट्यूब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो रेसिड्यू हमारा कॉपर है, ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा, है ना, हमारा जो कंबशन ट्यूब में क्या है रेसिड्यू बच जाएगा, इसका कलर पूछे तो कलर मैंने लिख दिया, इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का है। ऐसा गिवन किसमें, सेलिना में, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा कॉपर ऐसा सेलिना में गिवन है। तो हमारा ये रेसिड्यू है जो बच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोलता है हम लोग को कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग क्या है, सबसे पहले एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस HCl, है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली NH4Cl, है ना, NH4Cl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो अब हम बैलेंस कर लेते हैं। NH4 इधर होल ट्वाइस है तो इधर भी होल ट्वाइस कर देते हैं, Cl इधर 2 हो गए तो इधर भी 2 Cl, 2 H, 2 H2, 2 H, इधर 2 भी O, है ना, इधर कितने हैं, इधर 3 O है, इधर भी 3 O है, C कितने हैं, 1 है, तो बराबर ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर हमारा बी पार्ट आता है। बी पार्ट क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारा हो जाएगा S+6HNO3, है ना, S+6HNO3 और हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली H2SO4, है ना, H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2, हमारा ये बन जाएगा क्या प्रोडक्ट फाइनली, है ना। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर S1 है, इधर S1 है, इधर 6N है, तो इधर 6N है तो इधर भी 6 होने चाहिए, तो इधर 6 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6H है, इधर 6H है, तो हमारे पास इधर कितने हैं, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 है, तो हम लोग इधर लगा देते हैं 2, है ना, 2 लगा दिया। अब हमारे पास 6 3 18 O है, इधर 18 O है, इधर कितने हैं हमारे पास, 6 2 12, 12 और 4 हो गए 16 और 16 और 2 हो गए 18, तो ये हम लोग के रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने सल्फर को नाइट्रिक एसिड में डाल दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बन। तो कार्बन के किससे हमारी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, C+2H2SO4, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनली आ जाएगा CO2
प्लस H2O प्लस SO2, है ना, ये हम लोगों का फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा देखो इसमें 2 S हैं, तो हमारे पास इधर भी 2 S होने चाहिए, एक कार्बन है, एक कार्बन है ना, 2H2 है, और हमारे पास इधर कितने हैं, इधर एक ही है, 2H2 लगा दिए, 2 × 4, 2 4 2 जा 8 हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 2 2 जा 4 4 2 2, तो 8 इधर भी है, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये वाली रिएक्शन लिखनी नहीं थी, है ना, ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, मैंने केवल एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है, पहले लिखनी नहीं थी, इसमें केवल यही लिखना था, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा कि हम लोग ये रिएक्शन वगैरह कैसे लिखेंगे, इसमें क्या पूछा था और इसमें क्या पूछा था, पढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोहित took 2 different salt solution in test tube C and D as shown in the figure। तो रोहित ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब C में AgNO3 का सोल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब D में PbNO3 होल 12 का सोल्यूशन लिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया। ही एडेड डाइल्यूट HCl टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब्स। तो उसने क्या किया, रोहित ने दोनों टेस्ट ट्यूब्स में HCl डाइल्यूट HCl डाल दिया। फिर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब C and D आर सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। तो C में सिल्वर क्लोराइड बना और डी में लेड क्लोराइड बना। तो अब स्टेट क्या करना है, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन मेड बाय रोहित इन बोथ द रिएक्शंस। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन ये होगी कि वाइट पीपीटी बन जाएगा, है ना, हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है उसका भी वाइट पीपीटी बनेगा और लेड क्लोराइड है उसका भी वाइट पीपीटी बन जाएगा, है ना। हम लोगों का वाइट पीपीटी दोनों का कॉमन ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, वाइट पीपीटी इज फॉर्म, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है। फिर हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में हम लोग के पास 2 हैं, है ना, 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और 2, ठीक है। क्या बोलता है कि द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय हिम ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन टेस्ट ट्यूब सी एंड टेस्ट ट्यूब डी। अगर हम एक्सेस ऑफ NH4OH डाल देंगे किसमें, सिल्वर क्लोराइड में एक्सेस ऑफ NH4OH डाल देंगे तो वो हमारा क्या कर जाएगा, जो पीपीटी थी वो डिसॉल्व कर जाएगी। तो वाइट पीपीटी डिसॉल्व्स, वाइट पीपीटी हमारी क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, हमारी सॉल्यूबल हो जाएगी जब हम एक्सेस ऑफ NH4OH डाल देंगे किसमें, लेड कह रहा हूं मैं, सिल्वर क्लोराइड में। लेकिन अगर लेड क्लोराइड में डालेंगे तो वो इनसॉल्यूबल ही रह जाएगी, यानी कि वाइट पीपीटी रिमेन्स इनसॉल्यूबल ही रह जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पार्ट हो गया कंप्लीट, है ना। तो हमारी वाइट पीपीटी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, और फिर उसके बाद हम लोगों का बेसिकली अगर हम क्या करें, एक्सेस ऑफ NH4OH डालेंगे तो वाइट पीपीटी डिसॉल्व कर जाएगी किसमें, सिल्वर क्लोराइड में, और लेड क्लोराइड में वाइट पीपीटी रिमेन इनसॉल्यूबल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 1 कहता है कि गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग द प्लेसमेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, तो हम लोग को बेसिक ऑक्साइड्स गिवन है, रीजन X गिवन है और एसिडिक ऑक्साइड्स गिवन है। नेम द टाइप ऑफ ऑक्साइड रिप्रेजेंटेड इन रीजन X इन द डायग्राम। तो रीजन X हम लोग का बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स में भी आ रहा है और एसिडिक ऑक्साइड्स में भी आ रहा है। तो हमारा ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक भी होते हैं एसिडिक भी होते हैं, वो हमारे होते हैं बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएगा, इसका आंसर एम्फोटेरिक, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और फिर बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच हैज बीन इनकरेक्टली प्लेस्ड इन द अबव डायग्राम। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली प्लेस्ड है, देखो Na2O हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3 बेसिक ऑक्साइड होता है, ZNO सही बात है एम्फोटेरिक होता है, SO2 हमारा एसिडिक होता है, CuO हमारा बेसिक होता है, इसको एसिडिक में प्लेस करा है, तो ये हमारा इनकरेक्टली प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट है, नेम द ऑक्साइड फ्रॉम द अबव डायग्राम विच विल फॉर्म एन एल्कलाई व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एल्कलाई कौन बनाता है, एल्कलाइन हमारा वो बनाएगा NaOH बनता है या फिर KOH, ये सब बनते हैं हमारे एल्कलाई। तो एल्कलाई हमारा Na2O बनाएगा, अगर हम इसमें वाटर डाल देंगे तो Na2O हमारा कौन सा ऑक्साइड है जो हमारा एल्कलाई बना लेगा, जब हम इसमें क्या कर डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। तो इसमें अगर हम वाटर डालेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एल्कलाई बना लेगा Na2O हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट का ए पार्ट, है ना, गिवन बिलो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबल्ड A to F, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, व्हिच कंपाउंड्स फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन। इनमें से कौन सा सिंगल प्रोडक्ट बनाता है ब्रोमीन के साथ। तो देखो सिंगल प्रोडक्ट वो बनाएगा जो एक ही बार रिएक्ट करे, एक बार रिएक्ट करे एंड एक ही प्रोडक्ट, मतलब कोई बाय प्रोडक्ट ना दे, और बाय प्रोडक्ट हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो मिलता नहीं है, इसमें सारे ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों को बेसिकली एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एडिशन होकर रह जाता है, उसमें कुछ और नहीं बनता। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर जैसे गिवन है C2H4, इसमें गिवन है ना C2H4, कुछ इस तरीके से अगर हम इसमें क्या डालें, Br2 डालें, है ना, Br2 डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CCH BrH BrH H, एक ही प्रोडक्ट बना, इसके अलावा कुछ नहीं बना, तो सिंगल प्रोडक्ट बन के रह जाता है। इस वजह से हम कहते हैं
कि इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो हम उसको हम लोग कहेंगे सिर्फ हम जिसमें हमारा क्या होगा, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, या फिर हम कहते हैं जो अनसैचुरेटेड वाले। तो अनसैचुरेटेड इसमें ध्यान से देखें हमारा सिर्फ एक ही है, सी वाला, तो सी वाला अनसैचुरेटेड है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सी, है ना। इसमें क्या पूछा है, विच कंपाउंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन, तो हमारा कंपाउंड सी, तो कंपाउंड सी जो है हम लोग का क्या करेगा, कंपाउंड सी हम लोग का क्या करेगा बेसिकली, वो कर लेगा क्या, हम लोग का सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ब्रोमीन के साथ। फिर पूछा है विच टू कंपाउंड्स विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला उन दो कंपाउंड्स का होता है जो आइसोमर्स होते हैं। अब ध्यान से देखो आइसोमर कौन है, आइसोमर ध्यान से देखो, तो इसमें हम लोग का पहला वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा वाला हमारा अल्कोहल है, तीसरा वाला हम लोगों का ये है क्या, इथीन, इथीन है। फिर हम लोग का चौथा वाले में 4 कार्बन है, पांचवें वाले में 2 कार्बन है, और सिक्स्थ में हमारे पास फिर से 4 कार्बन है। तो डी और एफ में 4 कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड भी है। तो अगर हम लोग C4 काउंट करें, इसमें 4 कार्बन है डी में, और H कितने हैं, 4 कार्बन है और 10H है, और F में भी 4 कार्बन है और 10H है। तो इसका मतलब हमारा बेसिकली डी और F का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इन लोगों का बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये हमारे आइसोमर्स है, तो कंपाउंड डी एंड एफ, कंपाउंड डी एंड एफ हमारे क्या है, आइसोमर्स हैं। और यही हमसे पूछा है कि इनका हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, कंपाउंड डी एंड एफ। फिर सी पार्ट क्या पूछा है, सी पार्ट पूछा है विच टू कंपाउंड्स विल रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद फ्रूटी स्मेल। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कौन हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली कौन हम लोग के रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स फ्रूटी स्मेल देने पे, तो ये हमारी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। और ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, हमारे अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल हमारा कौन सा है, बी, और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ए। तो हमारा कंपाउंड ए एंड सी हम लोग का क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके हम लोगों को फ्रूटी स्मेल ईस्टरिफिकेशन की देंगे, यानी कि ईस्टर की। तो कंपाउंड ए एंड बी इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओनली, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर 47.4% एंड 10.5% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर कार्बन की 47.4 है, हाइड्रोजन की 10.5 है, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 47.4 प्लस 10.5, और उसको हम 100 से माइनस कर देंगे। तो 47.4 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 57.9, और 100 माइनस 57.9 कितना होता है, 42.1। तो हमारा 42.1% किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। फिर पूछा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज 76। हम लोग को मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स भी गिवन है 76। अब हमने फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्स का। ठीक है, तो हम ये फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, हमारे पास एटम है ना, एटम्स किसके हैं, एटम्स हमारे पास है कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के। ठीक है, अब हम उसके बाद लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज है ना, परसेंटेज कितनी गिवन है, इसके गिवन है 47.4%, है ना। ऑक्सीजन की हम लोग कैलकुलेट किए हैं 42.1%, हाइड्रोजन की कितनी है 10.5%। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं क्या, फिर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक क्या, इसका लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट लिखते हैं, सॉरी, हाँ, है ना, एटॉमिक, एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा होगा 12, ये होगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 47.4 डिवाइड बाय 12, है ना। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.95 के बराबर, 3.95 के बराबर। 42.1 को हम अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.63 के बराबर, 2.63 के बराबर। और 10.5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा किसके बराबर, 10.5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से ये आगे। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। तो हम 3.95, तीनों से स्मॉलेस्ट कौन सा है 2.63, इन तीनों में स्मॉलेस्ट है 3.95 डिवाइड बाय 2.63। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 के बराबर होगा, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा 2.63 डिवाइड बाय 2.63, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली का एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। फिर हमारा 10.5 डिवाइड बाय 2.63, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर होगा,
कुछ इस तरीके से। अब हम लोग का यहाँ पे 1.5 1 और 4 बना है। अब रेशियो लिख लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो विल बी 1.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 है ना। अब तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 1.5 में है ना, तो 0.5 में हम डेसिमल में नहीं रखेंगे, इसको हम होल नंबर में रखेंगे। 1.5 इंटू 2, अब तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 2 3 आ गया, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, और 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। तो हम लोग का ये आ गया, हम लोग के 3 आ गए कार्बन, 2 आ गए ऑक्सीजन, 8 आ गए हाइड्रोजन। तो हम लोगों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया कितना? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C3O2H8। ठीक है, अब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1। ये हमारा कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3 36, 16 इंटू 2 32, तो 36 और 32 कितना हुआ? हमारा हो गया 68, और 68 और 8 हमारा हो गया कितना? 76। तो ये आगे 76, और मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास भी 76 गिवन है। तो हम लोगों का n हमारा क्या होता है? n हमारा होता है बेसिकली मोलिकुलर, रिलेटिव मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो 76/76 कितना आ गया? 1। तो हम लोगों का बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता है हमारा, बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला n टाइम्स, है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है C3O2H8 n टाइम्स, यानी कि 1 टाइम्स इंटू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा C3O2H8 विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला भी और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे, है ना। इसको टेबल के फॉर्म में बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों का टेबल के फॉर्म में ऐसे बना लेंगे, थोड़ा साफ सुथरा भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसका हो जाएगा आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। बस ये तो डायरेक्ट प्रोसीजर है, इसमें प्रोसीजर में रटा रटा प्रोसीजर है, कुछ इसमें समझने लायक भी नहीं है ना। परसेंटेज लिखो, उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारे पास, उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो, रेशियो जो भी आया, अगर इधर ही होल नंबर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम लोग एक कॉमन नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का रेशियो आ जाता है, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्टली उसी के C3O2H8। फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं, हम फिर मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं, n आता है, फिर n को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n टाइम्स। तो n टाइम्स हमारा 1 है, अगर 1 है तो डायरेक्टली इसी के बराबर आ जाएगा, अगर उधर 2 आता है तो हमारा क्या बनता है? C6O4H16, है ना। तो n के हिसाब से हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरी करता रहेगा, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कहता है सीमा added a few pieces of copper turnings to a test tube containing concentrated acid B and she noticed that a reddish brown gas is evolved। reddish brown gas निकल रही है, यानी कि NO2 गैस निकल रही है। तो हमारा एसिड कौन सा होगा? पक्का नाइट्रिक एसिड होगा। तो नेम द एसिड B यूज्ड बाय सीमा, तो नाइट्रिक एसिड होगा ना। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टुक प्लेस। कौन सी रिएक्शन हुई है? हम लोगों ने कॉपर टर्निंग्स को डाला है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, तो हमारा NO2 निकलेगा, है ना, HNO3। और हम लोग का बेसिकली ये रिएक्शन हो जाएगी कैसे? CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2, है ना। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे, CuCu बराबर NO3। देखो इधर कितने n है? 1, इधर कितने हैं? 1 2 3, इधर 3 है, इधर 1 है। तो h किधर है? h इधर 1 है, h इधर 2 है ना, इधर 1 है, इधर 2 है। तो इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h, जो 2h बराबर हो गया, लेकिन n नहीं बराबर हुआ। इधर 2n है, इधर कितने n है? 1 2 3, और ऑक्सीजन कितने? 6, 3 2 6, इधर कितने? 3 2 6 और 2 इधर। तो एक काम करते हैं, इसमें भी 2 लगा देते हैं और इस पे 4 लगा देते हैं, है ना।
तो क्या होगा 2H2 और 4H बराबर हो गए। अब हमारे पास कितने हो गए 4N, 4N है और इधर कितने हैं 2 इधर है 1 इधर है, तो हम लोग इधर भी 2 लगा देते हैं। तो इधर कितने हो गए 2N इधर 2N इधर 4N हो गए टोटल। 4H भी हो गए बराबर 4 3 12H 4 3 सॉरी 4 3 12 O। ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है। 3 2 6 6 और 2 8 और 8 4 12 12, ये देखो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर सेकंड पार्ट हम लोग का क्या है, सेकंड पार्ट कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर। हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। सिंपल सी बात है, अपना बेयर्स प्रोसेस हो गया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस हो गया। तो बेयर्स प्रोसेस सबसे पहले यूज करते हैं, तो उसका नाम लिख दो बेयर्स प्रोसेस। हाँ, बेयर्स प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। फिर बी पार्ट क्या है, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिना। तो इसकी कन्वर्जन की क्या हो जाएगी रिएक्शन, AlOH होल थ्राइस, है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है Al2O3 और प्लस H2O निकल जाता है कुछ इस तरीके से। इधर एक एल है, इधर दो Al है, तो इधर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया 3 2 6H और इधर कितने हैं, इधर है 2 ही है, तो हमारे पास इधर भी 6 करना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 2 6, ये 6 है, इधर 3 उधर 3 6 है, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई रिएक्शन को इस तरीके से। फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन 3, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन Mg रिएक्ट्स विद व्हेन Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो हमारा Mg जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनेगा। MgCl2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो Mg ऐसे देखो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं Mg, है ना, इधर Cl है, इधर Cl है, ये क्रॉस बना दो, ये क्रॉस सीधे क्रॉस ना, ये ठीक है, एक खाली क्योंकि इस बार 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद Mg के पास कितने होते हैं 2 1 2। अब अलग अलग से शो करेंगे, इसको क्रॉस से शो किया तो इसको डॉट से, है ना, क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब Mg से इससे एक इधर जाएगा, Mg से एक इधर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा Mg2 प्लस, है ना, Mg2 प्लस और क्या बन जाएगा हमारे पास Mg2 प्लस और 2 Cl कुछ इस तरीके से, 2 Cl माइनस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं MgCl2। तो हम लोगों का ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होपफुली इतना समझ में आएगा, बस बेसिक डॉट एंड डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड का बी, है ना, थर्ड का बी क्या कहता है कि एन क्या कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन H2 रिएक्ट्स विद Cl2 H2 और Cl2 अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। HCl मतलब कुछ इस तरीके से, H है हमारे पास ये और इसके पास है कितने एक, और Cl है ये 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ इस तरीके से HCl, ये डॉट, ये क्रॉस 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 क्रॉस, ये हम लोग का HCl का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया। सी पार्ट क्या कहता है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनिया गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अमोनिया गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा NH4 प्लस आयन बनेगा। NH4 प्लस आयन कुछ इस तरीके से, N है ये, है ना, तो NH4 प्लस हमारा कैसे बनेगा, देखो इसके आगे 1 2, है ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पास 5 होते हैं। ठीक है, एक डॉट आ जाएगा किससे, H से, है ना, एक डॉट आ जाएगा किससे, H से, और एक डॉट आ जाएगा इधर H से, और ये चला जाएगा H के पास, है ना, ये चला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू H के पास कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा इस पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से प्लस, है ना, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का ये वाला हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। फिर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है acidilated water is electrolyzed using platinum electrodes. Answer the following questions. Why is dilute sulfuric acid added to water? dilute sulfuric acid क्यों हम वाटर में ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज टू, है ना, इसका फर्स्ट पार्ट ए, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, to increase conductivity as water does not
आयनाइज, वाटर हम लोग का आयनाइज नहीं होता है, तो हम लोग को बेसिकली कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए। फिर पार्ट बी। पार्ट बी क्या पूछता है? पार्ट बी हमसे पूछता है कि राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। कैथोड पे होने वाली रिएक्शन हम लोग को लिखनी है, तो वो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 2H प्लस, और इसमें हम लोग का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2H प्लस प्लस 2E माइनस, तो यहाँ बन जाएगा H2, है ना, H2 कुछ इस तरीके से वाली रिएक्शन हो जाएगी। फिर सी पार्ट क्या पूछता है? सी पार्ट हमसे पूछता है व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट द एनोड। तो एनोड पे बेसिकली हम लोग की ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस हम लोग की निकलती है एनोड पे, तो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन निकलती है कैसी? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड is half of that of gas collected at cathode, and this gas rekindles द ग्लोइंग स्प्लिंटर, या फिर पायराग्लोल सोल्यूशन को क्या कर देता है? एल्कलाइन पायराग्लोल सोल्यूशन को ब्राउनिश कर देता है ना, तो इट रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, है ना, और हमारा ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 7 इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है हमारा? अंडर द same under the same conditions of temperature and pressure, temperature and pressure, equal volume, equal volume of gases contain equal number of electrons, है ना, contain the electron कह रहा हूँ, molecules the same number of molecules। ठीक है, ये हमारा हो गया एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड formed between a bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons, by sharing a pair of electrons provided provided entirely by a single atom is called coordinate बॉन्ड। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ये हो जाती है डेफिनेशन की द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय अ सिंगल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर उनसे पूछा गया है क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड यूजिंग द रिएजेंट गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को हम एल्कलाई से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो सेकंड का पार्ट ए हम लोग करते हैं आंसर। सेकंड का पार्ट ए क्या कहता है? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl reacts with alkali to produce a pungent colorless gas which gives dense
वाइट फ्यूम्स है ना, हम लोग का बेसिकली NH3 निकलता है ना, तो वो हमारा डेंस वाइट फ्यूम्स देता है किसके साथ, डेंस वाइट फ्यूम्स विद अ ग्लास रॉड dipped in concentrated HCl। ठीक है, हम लोगों का NH4Cl reacts with alkali to produce a pungent colorless gas which gives dense white fumes with a glass rod dipped in concentrated HCl। और NaOH जो होता है वो alkali से react ही नहीं करता है ना, NaOH doesn't react with alkali, अल्कलाई से रिएक्ट ही नहीं करता है हमारा NaOH। ठीक है, तो अब हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट हमारे सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज करके डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन हम लोग का जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जो सॉल्युबल होता है एक्सेस में, और कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बेसिकली व्हाइट पीपीटी देता है जो हमारा सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है एक्सेस में, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि Zn क्या जिंक नाइट्रेट है ना, तो ZnNO3 जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस है ना, जिंक नाइट्रेट gives gelatinous white PPT with NaOH है ना, with NaOH gives gelatinous white PPT with NaOH and is soluble in excess of NaOH। ठीक है, फिर हमारा जो Ca होता है CaNO3 होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट, वो क्या होता है, it gives pearly white PPT with NaOH है ना, and is insoluble in excess of NaOH। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट हमसे पूछता है कि अ कलरलेस गैस विच है ना, यू आर प्रोवाइडेड विद सम ऑफ कंपाउंड्स इन द बॉक्स, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंपाउंड विच फिट्स द डिस्क्रिप्शंस A to C गिवन बिलो। अ कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये हमारी SO2 गैस होती है जो हमारे एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ऑरेंज से ग्रीन कर देती है, तो हमारी कौन सी गैस है, SO2 गैस है ना, जो इसमें ऑप्शन में गिवन है। और फिर बी क्या पूछा, अ येलो एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड, येलो एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद अमोनिया गैस। तो हमारा कौन सा एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड बनता है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। ठीक है, फिर सी पार्ट हमसे क्या पूछा है कि येलो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PbCO3। तो येलो मेटालिक ऑक्साइड हमारा होता है कौन सा, PbCO3 के डिकम्पोजिशन पे PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है ना, तो PbO हम लोगों का बनता है आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ PbCO3। ठीक है, फिर हम लोगों का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट हमसे पूछा है कि P, Q, R and S are the different methods of preparation of salts। हम लोग के preparation of salt के different methods given है। P simple displacement, Q neutralization by titration, R precipitation, S direct combination। तो choose the most appropriate method to prepare the following salts। इन salts को बनाने के लिए कौन सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना। PbCl2 को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, PbCl2 बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा रहेगा बेसिकली प्रेसिपिटेशन यानी कि R। तो R हम लोग का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, सबसे बेस्ट मेथड रहेगा टू प्रिपेयर PbCl2। फिर उसके बाद बी और सी पार्ट में क्या पूछा है कि हम लोगों को FeCl3 बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा मेथड रहेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। FeCl3 हम लोगों के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन जाएगा यानी कि S, तो हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, FeCl3। फिर उसके बाद Na2SO4 बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन है ना, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन से हम Na2SO4 बना सकते हैं। तो हमारा बेसिकली Q हो जाएगा बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर Na2SO4। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एंड इसी के साथ हम लोगों का ये पेपर डिस्कशन, ये Q अच्छे से नहीं बना, इनको बना देता हूँ है ना, तो ये Q बना देता हूँ अच्छे से। तो इसी का होपफुली चीजें समझ में आई होंगी एंड इसी के साथ हमारा पेपर डिस्कशन होता है समाप्त। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी है ना। तो आप मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय है ना।
बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चला जाए फिर, बाय बाय।